मेरे पास मेरे वीडियोस देखते हुए कुछ लोगों ने सवाल किए, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके जवाबों को भी वीडियो में कन्वर्ट किया जाए, जिससे कि मेरे और दर्शकों को भी फायदा हो। ऑफलाइन डेटा, हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर सिनेरियो और कॉर्पोरेट डेटाबेसेस को डीपीडीपी एक्ट कैसे देखता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार प्रीवीसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डीपीडीपी एक्ट ऑफलाइन डेटा को, हेल्थ केयर डेटा को और कॉर्पोरेट डेटा को कैसे देखता है। तो पहले बात आती है ऑफलाइन डेटा की। पैन कार्ड और आधार कार्ड, फोटोकॉपीज। आप एक ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आपने डिजिटाइजेशन की ही नहीं है। आप तो फोटोकॉपियाँ बनाते हैं। कस्टमर आया, उसका पैन कार्ड लिया, आधार कार्ड किया, फोटोकॉपी ली, अपने पास रख ली, उसको डिजिटाइज नहीं किया। क्या डीपीडीपी एक्ट आप पे एप्लीकेबल है? नहीं, नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि डीपीडीपी एक्ट बात करता है सिर्फ डिजिटल कलेक्शन और डिजिटाइजेशन की। आगे चल के अगर अभी आपको कभी ये लगता है कि आपको इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है और स्कैन करके अपने पास रखना है, तो जैसे आप इन्हें स्कैन करके अपने पास रखेंगे तो डीपीडीपी एक्ट अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो डिजिटली स्कैन और डिजिटल डेटा के ऊपर काम करता है। फिलहाल के लिए डीपीडीपी एक्ट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। हॉस्पिटल्स और उनके थर्ड पार्टीज। क्या हॉस्पिटल सारा काम खुद करते हैं? कोई भी लार्ज एंटरप्राइज सारा काम खुद नहीं करती। मेरे इस उदाहरण में लैब्स की बात हो रही है। आपको लगता है आप अस्पताल में एडमिट थे, उन्होंने सैंपल लिया और आपको रिपोर्ट दिखाई, ऊपर नाम भी अस्पताल का लिखा था। लैब है भी अस्पताल के अंदर, लेकिन वो थर्ड पार्टी लैब हो सकती है। तो हॉस्पिटल जो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो है फिड्यूशियरी, क्योंकि वो डिफाइन करते हैं और वो आपसे कंसेंट लेते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने डेटा क्यों कलेक्ट किया, डेटा का क्या करना है। ठीक, उसका पर्पज, उसका मीन्स हॉस्पिटल से करता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन वो प्रोसेस खुद नहीं करते, प्रोसेसिंग बाहर से कराते हैं एक्सटर्नल वेंडर से। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके पास भी क्लाउड है, लैब्स हैं, और मैंने तो एक छोटी सी कैथ लैब का एग्जांपल दिया है। लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हॉस्पिटल बाहर से कराता है। इनका एक काफ़ी सारी मैन पावर भी जो है वो थर्ड पार्टी होती है। और मेरा तो अभी रिसेंट तजुर्बा रहा है हॉस्पिटल्स के साथ। वर्स नर्सेज, वार्ड बॉयज, ये सारा स्टाफ तो होता ही एक्सटर्नल एजेंसी का है ना। तो हॉस्पिटल फिड्यूशियरी रह जाता है और ये एक्सटर्नल एजेंसी प्रोसेसर्स रह जाते हैं। जिम्मेदारी हॉस्पिटल की है, क्योंकि डेटा हॉस्पिटल ने कलेक्ट किया था, पर्पस और कंसेंट हॉस्पिटल ने लिया था। और तीसरा एग्जांपल है कॉर्पोरेट डेटाबेस। कॉर्पोरेट डेटाबेस में मिक्स, क्या मिक्स है? कॉर्पोरेट डेटाबेस में पर्सनल इंफॉर्मेशन है। मैंने छोटा सा उदाहरण लिया जिसमें मैं कह रहा हूँ डायरेक्टर का नाम और डायरेक्टर का डेटा। लेकिन अगर एक कॉर्पोरेट डेटाबेस है जिसमें कस्टमर की डिटेल है, ऑनलाइन है, बैंकिंग है, कुछ भी है जिसमें कस्टमर की डिटेल है, कस्टमर का नाम है, फ़ोन नंबर है, डिलीवरी एड्रेस है, कुरियर की है या उसकी है, तो वो भी तो इम्पोर्टेंट डेटा है। और वो क्या है? पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। तो जो कॉर्पोरेट डेटाबेस है, जिसे आप सोच रहे हैं सिर्फ ट्रांजैक्शनल डेटाबेस है, वो ट्रांजैक्शनल डेटाबेस नहीं है, उसके अंदर पर्सनल डेटा है। इसलिए उस कॉर्पोरेट डेटाबेस को भी डीपीडीपी एक्ट के नॉर्म्स के हिसाब से प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा डेटा डिलीशन के बारे में, आपको ध्यान रखना पड़ेगा डेटा स्टोरेज के बारे में, सिक्योरिटी नॉर्म्स के बारे में, डेटा एक्सेस के बारे में। सो ये तीन उदाहरण थे। आगे आने चल वाले 2-3 वीडियोस में हम ऐसे और उदाहरणों के बारे में बात करने वाले हैं जो डीपीडीपी एक्ट में कैसे देखे जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक का दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।